नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। आदिल सर इस चैनल पे अब आपको पढ़ा रहे हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इस चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लास भी अपलोड की जा रही है, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको हेल्प करने के लिए काफ़ी है। आप उसे देखिए, क्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपकी डिमांड पे बहुत सारी वीडियोज भी अपलोड की जा सकती हैं, जो कि की जा रही हैं। थैंक यू। जय हिंद साथियों, संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बताया जा चुका है कि हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और जिसका आगाज हो रहा है आज। और आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2013 का जो प्राइमरी में सीडीपी का पोर्शन पूछा गया था, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो संवेग सबसे पहले देखते हैं क्या। तो संवेग को, अच्छा संवेग ये वो वाला है, फिजिक्स वाला संवेग नहीं है वो। ये संवेग है मनोविज्ञान वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से मिला है, जिसका हिंदी होता है उत्तेजित दशा या उत्तेजना, उत्तेजित होना, उत्तेजित दशा या उत्तेजित होना। और उसी को कहें कौन संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो ये कहें आप लोग के उर्वरथ महोदय। आप लोग से बार बार इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि मैक्सिमम जो कोटेशन के क्वेश्चन आते हैं वो उसी मनोवैज्ञानिक के पूछे जाते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट को ही उठा के रख दिया होता है या उसके शाब्दिक अर्थ को ही डिफाइन किए होते हैं अपनी परिभाषा में। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो यह है उडवर्थ महोदय का। उडवर्थ महोदय कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जैसे अगर हम नॉर्मली भी हैं, हमारी उत्तेजित दशा क्या हो सकती है? हम उत्तेजित होकर पों पों रोने लगे, वो भी उत्तेजित दशा है। खा के हंसने लगे, नॉर्मल से थोड़ा एक्साइटेड हुए, किसी भी रूप में हो लेकिन उत्तेजित दशा है। हंसने लगे, रोने लगे, कुछ भी करने लगे, ये सब डर जाएं, वो भी उत्तेजित दशा है। आदमी आंख निकाल के हाँफने लगता है डरने के बाद, कुत्ता दबा ले तब भी, ठीक है ना। तो संवेग, जिसके लिए विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग बताया और उनसे संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं, तो वही संवेग क्या है? उत्तेजित दशा होती है व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आपका है छात्रों की प्रगति का आकलन। छात्रों की प्रगति का आकलन क्या उस शैक्षिक मूल्यांकन है? कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन? तो देखो, छात्रों की प्रगति का आकलन ये शैक्षिक विकास में मूल्यांकन नहीं कहलाएगा। कक्षा विलेखों का मूल्यांकन, कक्षा विलेख का मतलब कितना लेके हैं, कौन आ रहे हैं कौन, यानी ये कक्षा विलेख है, इसका मूल्यांकन करना भी शैक्षिक विकास का मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन आपके ज्ञान में कितना वृद्धि हुई या आपकी ज्ञान क्षमता में कितना कमी या बेसी हुई, इसका मूल्यांकन ही शैक्षिक विकास का मूल्यांकन कहलाता है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन ये भी शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनों के प्रति कठोर होते हैं। अपने किसके प्रति कठोर होते हैं? पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी। पहले देखते हैं कि पूर्वाग्रह होता क्या है। तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है बाबू, पूर्वाग्रह, इस पूर्वाग्रह का मतलब होता है हम लोग पहले से जो सोच लेते हैं वही पूर्वाग्रह है। कहीं किसी नए जगह पर अगर हम लोग जा रहे हैं तो वहां पहुंचने से पहले कुछ पहले से इमेजिनेशन चलती रहती है कि वहां पहुंचेंगे तो दो चार लोग वहां खड़े होंगे, पहले पहुंच के यहाँ मिल रहा है वहां मिल रहा है, हम लोग सोच के कुछ और जाते हैं, वहां का माहौल कुछ और होता है, वही है पूर्वाग्रह। मान लो अपने मामा के वहां जा रहे हैं, दिमाग में पहले से चलता है मामा का लड़का होगा उसी के साथ जाएंगे घूमने, मामी बैठी होंगी, पहुंचते पहले नमस्ते करेंगे, मामा तो गए होंगे वहां। अब पूछते हैं तो पहुंचने के बाद देखते हैं कि जो हम सोच के आए हैं माहौल एकदम उसका अपोजिट है ना। तो
किसी भी परिस्थिति में पहुंचने से पहले हम जो सोच लें वही पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रही ऐसा किशोर या किशोरी, आप लोग को पता होगा किशोरावस्था में अगर महिला है तो उसको किशोरी, पुरुष है तो उसको किशोर कहा जाता है। तो ऐसा किशोर या पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं? कक्षा विलेखों का मूल, अरे ऑप्शन तो इसका गड़बड़ है भाई। अपनी समस्या के प्रति वो कठोर होते हैं, ठीक है ना। उनकी जो समस्या होती है उसी को लेके वो ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी शायद आगे पीछे हो कुछ, तो ऑप्शन उसका भी हम दे देंगे। अपने किशोरा किशोरी, एक मिनट, अच्छा कहाँ गया भाई प्रीवियस ईयर। हाँ, तो अपने समस्या, जीवन शैली, संप्रत्य या वास्तविकता, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्य या वास्तविकता, इसमें से अपनी समस्या के प्रति वो लोग बहुत कठोर होते हैं, समस्या को ही लेके ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान की गई। कौन कौन से? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसकी पहचान किसने की? तो इसकी पहचान वो आपके मनोवैज्ञानिक का जानना चाह रहा है, जिन्होंने इन चारों अवस्थाओं की पहचान की। तो उनका नाम आता है जीन पियाजे। पियाजे महोदय क्या करते हैं? जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है आपका संवेदीगामक अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था। दूसरा जो आता है, यहाँ पे आप लोग को मिलेगा पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा जो है आपका वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संवेदनात्मक गामक अवस्था जो होती है ये आप लोग की होती है 0 से 2 वर्ष, लगभग 0 से 2 वर्ष। दूसरा जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक लगभग मानी जाती है। अच्छा, संवेदनात्मक अवस्था में व्यक्ति का हर एक व्यवहार जो होता है वो अपनी संवेदनाओं पर आधारित होता है या मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। जैसे मूल प्रवृत्ति रोना, गाना, हंसना, खेलना। तो बच्चा अपनी जो कुछ भी बात बोलना चाह रहा है या जो कुछ भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए वो हंसेगा, रोएगा, गाएगा, बस इसी के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा लगभग 2 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते 200 शब्दों को समझना जान जाता है। 200 शब्दों का भंडार उसके पास हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा कुछ संक्रियाएं नहीं कर पाता, छोटा बड़ा की पहचान नहीं कर पाता। 4 छोटी छोटी गोलियां, बड़ी गोली पूछो कौन ज्यादा करके बड़ा कर डब्बा में। तो रुई का ढेर है, अगर 1 किलो का, 5 किलो का ये है तो पूछो कौन वजन है, तो बड़ा करके ये ना जाना। या अगर उसके पास 100 रुपया है, 100 की नोट है, 2-4 चिल्लर आपके पास है 1-2 रुपया, उससे पूछो कौन वाला लोगे तो चिल्लर की तरफ जाएगा। और अक्सर अम्मा लोग क्या करती थी, फुसला लेती थी। मामा आए या कोई भी मौसी मौसा आए, फूफी फूफा 100 की नोट दे के गए तो अम्मा कहती थी हिलाओ रख दें, बाद में थोड़ा थोड़ा खाना, तो कहना है यहाँ हमें दिए हैं। तो मम्मा लोग क्या करती थी, 100 की नोटियां लेके 2 चिल्लर थमा देती थी, और लड़का भी खुश, अम्मा लोग भी खुश, है ना। यानी इसमें वो कोई भी संक्रियाएं जान नहीं पाता है, बस जो उसको दिखाई दे रहा है और भारी भरकम चीज की तरफ उसका रुझान ज्यादा, ठीक है। मूल संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, वो इन सब चीजों में अंतर करना जान जाता है, यानी वो जो चीज है वास्तविकता को समझ जाता है कि हाँ ये भारी है, ये छोटा है, ये कम है, ये ज्यादा है। मतलब इस चीज में जिस चीज से वो अवेयर नहीं था इस अवस्था में, उन सारी चीजों से इस अवस्था में, मूल संक्रियात्मक अवस्था में उसके सामने जो चीज है वो वास्तविकता को पहचान लेगा। चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
इसके अंतर्गत उसके विभिन्न गुणों को भी वो जान जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेज किसने बताया? तो ये 4 स्टेज बताए जीन पियाजे। क्वेश्चन आपका यही था कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। तो जीन पियाजे के द्वारा ये 7 से 11 वर्ष होता है, लगभग 1-2 वर्ष कम ज्यादा हो सकता है, और ये 11 से 16 वर्ष की आयु तक की स्टेज होती है। अगला है आपका, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण कौन से नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, पहला है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। संवेगात्मक परिपक्वता का मतलब हमको कौन से संवेग कहाँ प्रदर्शित करने हैं। माहौल अगर गमगीन है तो हमको भी गमगीन होकर बैठना है, हंसी खुशी वाला माहौल है तो हम लोग को हंसी खुशी जाहिर करना है। अगर संवेगात्मक परिपक्वता नहीं है तो बच्चा देखे होगे मोहल्ले में कोई ऐसी ये दुख भरी बात होती है तब वो अपना गोली गिप्पी शुरू रहता है, वहीं 4 लोग बैठे हैं और वहीं में वो मार झाड़ा भी कर रहा है, हमारा ही दे, हम दे। यानी अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो नियमित जीवन होगा, संवेगात्मक परिपक्वता होगी, तो ये तो गुण है। आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण है। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये भी एक स्वस्थ मानसिक गुण है। वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। देखो, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, ये भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण है। इसको जो हमने कहा कि बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये जो है ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। वो जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है वो एक लिमिट तक ही विनीत होगा, स्वयं में सीमित, बस अपने आप को ही नहीं देखा कि सब हमारा ही पूरा है ना, उस सबको ध्यान में रख कर चलता है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण ये नहीं है कि बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ठीक है ना। फिसल गया था थोड़ा। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता, अधिगम और उसको प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पे देखना क्या है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? पहला आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता से अधिगम क्षमता प्रभावित होती है। चालाक माता पिता के बच्चे चालाक होते हैं। आनुवंशिकता बच्चे के अधिगम को हर तरह से प्रभावित करती है। वातावरण, इन्वायरमेंट भी अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। लोग अपने बच्चे का नाम ऐसी स्कूल में लिखवाते हैं जहाँ पे पढ़ाई का अच्छा माहौल हो। कोई अगर एक स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देता तो पूछा था कहाँ भाई नंबर यहाँ से कटवा के वहां डाल दी, कहते वहां पढ़ाई का माहौल है, यहाँ पढ़ाई का माहौल जो होना चाहिए वो नहीं है। पता क्या चला कि जो माहौल या वातावरण या इन्वायरमेंट है वो अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। शिक्षण या प्रशिक्षण, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है ना। शिक्षण या प्रशिक्षण मतलब टीचिंग या ट्रेनिंग, जैसी टीचिंग या ट्रेनिंग दोगे बच्चे के अंदर अधिगम क्षमता का विकास उसी प्रकार का होगा। चौथा है राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता जो है वो अधिगम क्षमता को प्रभावित नहीं करती, ठीक है ना। वो किसी भी राष्ट्र का बच्चा हो उसको ये नहीं प्रभावित करता। क्यों? क्योंकि जो अधिगम होता है वो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब सभी भूमि पर होता है, चाहे वो भारत की भूमि हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे जिनेवा की हो, चाहे कहीं की भी। तो अधिगम क्षमता में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो वो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? रीइंफोर्समेंट को किसने महत्व नहीं दिया? तो पहला थांडाइक, और थांडाइक का प्रयोग आप लोग पढ़ चुके हो। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया। अब बिल्ली को पुनर्बलित करने के लिए बाहर भोजन रखा था, तो भोजन क्या था? पुनर्बलन। तो इन्होंने तो पुरस्कार को महत्व दिया। पावलों के लिए भोजन, इन्होंने घंटी बजा के भोजन देते थे, तो पुरस्कार क्या हो जाता था? भोजन। यानी इन्होंने भी कुत्ते पे जो प्रयोग किया उसमें पुरस्कार को महत्व दिया। स्किनर महोदय, इन्होंने भी पुरस्कार को महत्व दिया। ये अलग बात है कि सामने नहीं रखा था, लेकिन इसमें भी पुरस्कार को महत्व दिया गया है। गुथरी महोदय जो आते हैं, इनका जो प्रयोग था उसमें पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया गया, ठीक है ना। और इन सब के प्रयोग की चर्चा हम अधिगम वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? ये कौन जो कारक दिए इनमें से किस एक से शिशु के
अधिगम को सहायता नहीं मिलती। चलो, क्या अनुकरण के द्वारा शिशु को अधिगम में सहायता मिलेगी? नाम है शिशु। शिशु से तात्पर्य मोटी मोटा आप लोग जान लो कि 6 वर्ष तक की बात है ना। नहीं, 2 वर्ष 3 वर्ष मिलता है, नॉर्मली आप लोग 6 वर्ष मान के चलो कि शैशवावस्था में बच्चे का नाम होता है शिशु। ठीक है ना। इसमें अनुकरण, बच्चा देख के क्या सहायता नहीं मिलती है, बच्चा देख के ही सीखता है। इस एज में तो सबसे ज्यादा अनुकरण द्वारा ही अधिगम होता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से भी बच्चे को सहायता मिलती है। अगला है पुरस्कार, पुरस्कार से भी बच्चे को सहायता मिलती है, पुरस्कार दो और उसी प्रकार का उससे क्रिया करा लो। लेकिन स्कूल का बस्ता है, इससे कोई भी सहायता नहीं मिलती बच्चे को। इसको हम पहले भी शायद करा चुके हैं इस क्वेश्चन को, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2013 में पूछा जा चुका है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में तो स्व केंद्रित का मतलब, अवस्था का मतलब ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा सिर्फ अपना ही भला देखे, अपने आप में ही केंद्रित हो, हमको चीज चाहिए तो चाहिए। ठीक है ना। तो जन्म से 2 वर्ष तक नहीं, इसमें तो दूसरे पर आश्रित होता है। दूसरा 3 से 6 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? 3 से 6 वर्ष में स्वयं केंद्रित होता है या आत्म केंद्रित होता है। उसको बस अपने से मतलब होता है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, कोई नैतिकता नहीं। ठीक है ना। बस विकास हो रहा होता है, नैतिकता का विकास हो रहा होता है, लेकिन इसमें वो बच्चा सबसे अधिक स्व केंद्रित या अहम केंद्रित की भावना रखता है। ठीक है ना। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो बच्चा, आप लोग को जिस हमने अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ाया था उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की चर्चा किए थे। उसमें आप लोग से बताया था किशोरावस्था में पहुंचने से पहले ही बच्चा तड़फड़ाता है कि हम कैसे अपने अम्मा अब्बा के छत्र साया से निकलकर बाहर की दुनिया में जाएं, कहीं आना जाना हो तो किसी से पूछना न पड़े। तो ये क्वेश्चन जो आता है किशोरावस्था से नहीं, किशोरावस्था जब प्रारंभ होता है ना, तो वहीं से वो माँ बाप की साय से बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहता है। तो पूर्व किशोरावस्था इसका आंसर जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था से नहीं, किशोरावस्था से भी नहीं, पूर्व किशोरावस्था से बच्चा माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। आप लोग से बताए थे कि सीखने का नियम जो दिए थे वो दिए थे थॉर्नडाइक महोदय, थॉर्नडाइक, एडवर्ड लिली थॉर्नडाइक। इन्होंने सीखने के प्राथमिक और गौण नियम दिए थे। और प्राथमिक नियम में या मुख्य नियम कितने थे? तो 3 थे बाबू। पहला क्या था? अभ्यास का नियम। दूसरा क्या था? तत्परता का नियम। और तीसरा क्या था? प्रभाव का नियम। इसको संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो द्वितीय नियम या गौण नियम दिए थे, इनकी संख्या थी कितनी? 5। आप लोग से हमने बताया था कि अगर आप लोग मुख्य नियम पर ही अपनी नजर बना के रखते हैं तो क्वेश्चन शायद ही कोई बचे। क्वेश्चन है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम, प्राथमिक हो उसमें से मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। अगर आप लोग ध्यान दोगे बाबू तो प्राथमिक नियम में अभ्यास का नियम भी आता है और तत्परता का नियम भी आता है। मामला फंस गया। परिणाम का कोई नियम नहीं होता, प्रशंसा का कोई नियम नहीं होता। अब मूलभूत मुख्य नियम कह दिया तो इसके लिए आप अभ्यास के साथ जाओगे या तत्परता। तो देखो, सबसे पहले तो अभ्यास का नियम इन्होंने दिया कि अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। लेकिन बाद में जब आलोचना हुई इनकी कि एक बच्चा लगातार अगर साल भर, व्यवहारिक जीवन में आप लोग देखो कोई बच्चा साल भर प्रेयर कर रहा होता है लेकिन उसको प्रेयर नहीं याद होता है। वहीं कोई ये बच्चा ऐसा है कि आया 2 ही दिन में उसको प्रेयर याद हो गया। तो वहां पे अभ्यास से उतना ज्यादा अधिगम संबंधित नहीं हुआ जितना तत्परता से। यानी सीखने के लिए अधिगम में सबसे अधिक इन तीनों नियमों में से अगर कोई सबसे अधिक जरूरी है तो क्या है? तत्परता। सीखने के लिए अगर तत्परता है तो 1 ही 2 दिन में सीख लेता। अगर तत्परता नहीं होती है जिस बच्चे में, वो लगातार प्रेयर करता है, लेकिन जब कहा था आओ कक्षा 3 की बच्चे, कक्षा 3 से फलाने 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 आओ आज प्रेयर कराना है, तो सब एक दूसरे को देखते हैं पिटाएंगे, है ना। तो इस प्राथमिक नियमों में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। मानसिक
परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए देखो, मानसिक विकास में आप लोग पढ़े होंगे कि मैक्सिमम मानसिक विकास शैशवावस्था में होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में, और बालक का या व्यक्ति का पूर्ण मानसिक विकास जो होता है वो किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो ये किशोरावस्था में ही मानसिक विकास पूर्ण रूप से होने की अवस्था में होता है। तो इसका ऑप्शन बिना सोचे समझे ए जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। अनुकरण द्वारा अधिगम होता है वो, और जिससे अधिगम हो यानी वो प्रभावित कर। अगर आप देख के कुछ सीख रहे हो तो उसमें आप जल्दी सीख जाओगे, और खुद करके सीख रहे हो तो उसमें स्लो स्लो सीख, यानी अनुकरण से अधिगम प्रभावित होगा। प्रशंसा एवं निंदा, इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। अगर कोई बच्चा सीख रहा है उसमें आप उसको प्रशंसा कर दोगे तो अधिगम तेज हो जाएगा। प्रतियोगिता, कंपटीशन, इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। तो ऑप्शन दी जाएगा इसका कि अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित करने वाले कारक 3 हैं। ठीक है ना, ये सभी। अगला, बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। पहला है बालकों की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो बालकों की वैयक्तिकता का आदर। इसके द्वारा उसमें जो सीखने की इच्छा है ना, उसको और मोटिवेशन मिलता है कि हम अपनी टूटी फूटी जबान में ही बता रहे हैं, ये हमको नहीं पता है, हम विस्तार से नहीं बता पा रहे, लेकिन अपनी भाषा में अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको भी अगर आप स्वीकार कर ले रहे हो, उसका सम्मान कर रहे हैं, हाँ बहुत सही बताया, बहुत बढ़िया जा रहे हो, ठीक है। तो बालक की जो व्यक्तिकता है, इंडिविजुअलिटी है, उसको यदि आप सम्मान दे रहे हो तो उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है ना। पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी में से उपयोगी सबसे अधिक उसके लिए क्या जाता है, तो बालक की व्यक्तिकता का। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु इस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए आप कौन सी युक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये बात आप सभी लोग करते होंगे। स्वस्थ, देखो एक होती प्रतिस्पर्धा, यहाँ शब्द का यूज किया गया है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। क्या होता है भाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा? कंपटीशन। देखो हेल्दी कंपटीशन क्या होता है कि यदि कंपटीशन तो रहे लेकिन झूठ बोल के ना रहे, अबे हम पढ़ना नहीं करते, नहीं पढ़े कुछ भी, जा रहे हैं वो खेलेंगे, खेल के आके विशेष सो गए। मतलब अपने साथी मित्र के साथ आप झूठ बोल के कंपटीशन करो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, और भी आप पे भरोसा करके कि हम भी नहीं पढ़ेंगे, काम आगे बढ़ा दे, तो ये स्वस्थ कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन ऐसा हो कि अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो उसे बताओ 2 घंटा पढ़े तो 3 घंटा पढ़े, वो 3 घंटा पढ़ा तो आप भी कहो कि आज हम 3.5 घंटा पढ़ेंगे। मतलब कंपटीशन ऐसा हो जो एकदम ईमानदारी के साथ, है ना, उसी को कहते हैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। तो छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करके ये युक्ति जो है बच्चे के अधिगम को प्रेरित कर सकती है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी कहीं ना कहीं आत्मगौरव की अनुभूति कराना भी एक युक्ति है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये भी एक युक्ति है। गतिविधि आधारित शिक्षा अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, गतिविधि आधारित मतलब करके सिखाने पर बल देने वाला। अधिगम के लिए प्रेरित करने हैं तो किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं, तो किस युक्ति का प्रयोग, तो उनकी प्रशंसा तो करने वाली युक्ति का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ एक शब्द आ गया अत्यधिक प्रशंसा। अत्यधिक प्रशंसा कर दोगे बाबू तो बस जो सीखेगा वो खाली प्रशंसा के लिए सीखबे करेगा, क्योंकि आप उसको इतना चढ़ा दिए हो कि उसको अब चढ़ावा के अलावा और कुछ दिखबे नहीं करेगा। तो ये वाली जो युक्ति है कि अत्यधिक प्रशंसा करना, ये आप नहीं कर सकते। बाकी 3 जो है वो सब ठीक है। अगला, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है। बुद्धि और सृजनात्मकता, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हुए भी एक दूसरे के साथ धनात्मक संबंध रखते हैं। ठीक है ना। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, ये दोनों चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा है, तो इन दोनों में क्या होता है,
धनात्मक सहसंबंध होता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकालना नहीं भाई, कक्षा से बाहर आपको किसी को भी नहीं निकालना है। शिक्षा को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ये युक्ति हो सकती है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, नहीं भाई, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन था कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करोगे आप? जो अनुशासनहीनता करें उसको कक्षा से बाहर कर दोगे, या उनके माता पिता को सूचना दोगे, या उनको विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराओगे जिससे अनुशासनहीनता ना करें। नहीं भाई, यदि आप कक्षा में रोचकता ला रहे हो, व्यावहारिकता ला रहे हो, तो कक्षा को आप यदि अपनी टीचिंग को रोचक और व्यवहारिक बना दोगे तो अनुशासनहीन बच्चे को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, वो अपने आप अनुशासित हो जाएगा। उसके पिताजी को फोन नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो अपने आप अनुशासित हो जाएगा, उसको मजा आएगा, इंटरेस्ट लेगा तो हल्ला करेगा कि सोचेगा और क्या हो जाए और क्या होगा, आगे क्या करेंगे सर, किससे पढ़वाएंगे, मजा आएगा। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं कुछ नहीं करना पड़ेगा यदि आप अपने शिक्षण में रुचि और व्यवहारिकता ले आते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, बी फॉर बालक, बॉय भवन बालक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाकलाप जिसको बच्चा जो जन्मजात होते हैं वो सब क्या करते हैं? मूल प्रवृत्ति, जैसे रोना, खाना, हंसना, दौड़ना, चलना फिरना, ये सब जो जन्म लिया वो करेगा, तो ये सब मूल प्रवृत्ति है। और शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होंगे वो इसी पर आधारित होंगे। भूख लगेगा तो रोएगा, पे 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 पे, कुछ चीज अगर अच्छी लग गई तो हंसेगा, है ना? तो उसके सारे व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन था समेकित शिक्षा जिन विद्यालयों में दी जाती है वहां के शिक्षकों को आप किस प्रकार प्रशिक्षित करोगे? तो उन लोग को ऐसा प्रशिक्षित करना है कि वो लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर सके और उनको किस प्रकार से शिक्षण देना है उसी हिसाब से शिक्षण दें, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन का जो क्रम है 12वां 13वां कभी आगे कभी पीछे, तो उससे आप लोग डिस्टर्ब नहीं होना। टोटल जो 30 क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस होने हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? एडजस्टमेंट, एक किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना ही क्या है? समायोजन है। औसत बुद्धि के बच्चों को, अध्ययनशील बच्चे, ग्रामीण बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो देखो बाबू, समायोजन की जो समस्या होती है ना वो सामान्य बच्चों में नहीं होती, या जो थोड़े पढ़ने में वीक है उन लोगों में नहीं होती। औसत जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले उन लोगों में नहीं होती। होती किसमें? जो शार्प माइंडेड होते हैं ना उन लोग को एडजस्टमेंट में थोड़ा समस्या होती है। आप लोग देखोगे जो बच्चे थोड़ा तेज हैं, शार्प माइंडेड है, वो चिकी चिकी करते हैं, हमेशा पिक पिक बोलते रहते हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वही है क्वेश्चन इसमें भी कि किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो औसत वाले बच्चों को समायोजन की समस्या नहीं होती, अध्ययनशील बच्चों को समायोजन की समस्या नहीं होती, ग्रामीण बच्चों को भी समायोजन की समस्या नहीं होती। समस्या होती है जो शार्प माइंडेड हो यानी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, इन लोग को समायोजन या किसी परिस्थिति में फिट होने में, अपने आप को समायोजित करने में समस्या आती है। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे किस प्रकार लेना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षा करना चाहिए? क्या लग रहा है आप लोग को? किसी शिक्षक को यदि ये लग रहा है हाँ कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले बहुत बढ़िया से सीख रहा था और अब वो नहीं सीख रहा, स्थिरता आ गई है, तो उसको किस प्रकार लेना चाहिए? तो हर एक टीचर को समझ लेना चाहिए कि ये सब भी अधिगम का हिस्सा होते हैं। सीखने में कभी ज्यादा अधिगम होना, कभी कम होना। नॉर्मल एक सामान्य बच्चे का जो अधिगम वक्र जाता है बाबू, उसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी नतुदर कभी नतुदर, कभी वक्र बनता रहता है।
तो इसमें भी सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति होती है, नेचुरल रूप होता है कि कभी बच्चा तेजी से सीखेगा और कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा या स्थिरता आ जाएगी। विषय वस्तु को और स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। स्पष्टता तो हमेशा पढ़ाना चाहिए भाई, ठीक है ना? स्पष्टता से हमेशा पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं जब लड़का लोग पढ़ने में स्थिरता ले आए तब है। विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित करके ही पढ़ाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षा करना चाहिए, इसका भी प्रयोग हमेशा ही करते रहना चाहिए। लेकिन ये एक जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? किसी एक की प्रवृत्ति या किसी की आदत को यदि एक शिक्षक बदलना चाह रहा है तो उसे क्या करना चाहिए बाबू? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए? कड़ाई से तो बिल्कुल नहीं पेश आना है। चाहे लड़का कुछ कर दे, है ना? चाहे भले वो अपराधी बालक ही क्यों ना हो। अपराधी बालक मतलब जान रहे हो? अपराधी बालक की विशेषता होती है कि वो अपने आस-पास की चीज़ों को अपना औजार बना लेते हैं। जैसे टेरवा, आप लोग की भी क्लास में कोई एक बच्चा ऐसा रहा होगा, जो मार-धाड़ में किसी से नहीं डरता था। झगड़ा हो गई तो पेंसिल से मार दिया, पोंछ दिया, पेन निकाल के पोंछ दिया। टेढ़वा क्या कहते हैं? लंगड़ा प्रकार, उससे किसी को मार दिया। तो अपराधी प्रवृत्ति के बालक की ये सब विशेषताएँ होती हैं, जिसको हमें आगे डिस्कस करना है थ्योरी में। तो कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति यानी उसकी किसी आदत को बदलना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कड़ाई से पेश आना चाहिए? नहीं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए? नहीं, बच्चों के बीच कभी भी दूरी मेंटेन नहीं कराना है, ठीक है? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। पढ़ने की प्रेरित तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अगर किसी की आदत बदलनी है तो उसके आस-पास के सदस्य जो हैं, जिनके साथ वो रह रहा है, उन सब की आदत अगर आप बदलवा दो, तो बच्चे की आदत बदल जाएगी, क्योंकि बच्चा अपने हित में सगे सहपाठियों से ही प्रवृत्तियाँ या आदतें सीखता है या अर्जित करता है। ठीक है ना? तो अगर किसी विद्यार्थी की आदत बदलना है, तो उसके समूह के सभी बच्चों को की आदत को बदलना होगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। विकास और परिपक्वता के बीच बहुत ही घनिष्ठ और धनात्मक संबंध होता है, जो उद्दीपन का परिवर्तन, प्रयास, प्रतिक्रिया या परिणाम से। तो देखो बाबू, विकास और परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना? परिपक्वता के साथ साथ ही विकास होता है। परिपक्वता क्या है कि अपनी मूलभूत, अपनी जो वास्तविक स्थिति है ना, स्टेज है, उसको प्राप्त करना परिपक्वता है, और उसी के साथ साथ विकास भी होता रहता है। तो सेम उसी तरह उद्दीपन क्या है? उद्दीपन वह वस्तु है जो व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए उत्तेजित करता है। जिस तरह परिपक्वता विकास के लिए उत्तेजित करता है, उसी तरह उद्दीपन प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। तो जो संबंध विकास का परिपक्वता से है, वही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः जाने जाते हैं किस क्षेत्र में योगदान के लिए? अभी अभी क्वेश्चन मिला था पियाजे से, फिर पियाजे से मिल गया। उसमें चारों अवस्थाओं की बात किया था। यहाँ पूछा है कि किस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया, तो बताओ पियाजे का वो कौन सा आप लोग देखे हो? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन में है क्या? ज्ञानात्मक विकास। तो ज्ञानात्मक विकास कौन दिए? जीन पियाजे। तो भाषा विकास किसने दिया? तो चॉम्स्की का नाम सुनोगे, नोम चॉम्स्की। उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, यानी उसका संबंध भाषा विकास से होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जिसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया होगा उसका संबंध नैतिक विकास से होगा। तो नैतिक विकास का संबंध विकास का सिद्धांत दिए हैं जेरोम ब्रूनर महोदय। तो इसका संबंध ब्रूनर से, इसका संबंध चॉम्स्की से। और सामाजिक विकास का सिद्धांत, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्टे का नाम आता है। और वहीं सामाजिक अधिगम सिद्धांत कह दे तो वहां पे आप लोग का उनका संबंध आ जाएगा जिन्होंने बोबोडॉल पे प्रयोग किया था। ठीक है ना, अल्बर्ट बंडूरा महोदय। तो इसका क्या था? ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की, नैतिक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर, और भाषा सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, और विकास का ऑगस्ट कॉम्टे। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं, एक दूसरे के को प्रभावित करते समूह का निर्माण करते हैं, तो वे एक सामाजिक यह कथन है। शब्द शायद कुछ इधर उधर में हो। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वो किस प्रकार के समाज का निर्माण करते हैं? तो ये कथन सत्य है या नहीं? तो यह कथन आंशिक रूप से सत्य है,
सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है। तो देखो बहु, जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी कुछ आदतें, हमारी कुछ भाषा, हमारे कुछ बोल आप सीखेंगे, आपसे कुछ चीजें हम सीखेंगे, यानी हम और आप एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है, ठीक है ना। कदाचित सत्य है, ये बहुत स्ट्रिक्ट बात हो गई, हमेशा सत्य है नहीं भाई, लेकिन कथन सत्य है। जरूरी नहीं है कि हाँ प्रभावित ही करें, लेकिन ये बात सही है कि प्रभावित करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में मतलब पढ़ाते समय जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें किसका ध्यान रखना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए। अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, तो भली भांति ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो सबका रखना चाहिए, लेकिन भली प्रकार से ध्यान किसका रखना चाहिए बाबू, तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि क्या विद्यार्थी सभी लोग एक्टिव होके पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कक्षा में, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कोई बैठा यहाँ मनमोहनी हवा चित्त घुसोने वाली कहानी किसी के साथ तो नहीं हो रही है ना। अनुशासन और नियमित उपस्थिति, इसका भी भाई ध्यान रखना चाहिए। गृह कार्य की जांच में लगन, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो स्तर है वो बच्चों के लेवल का ही है या नहीं है। लेकिन भली प्रकार से ध्यान रखना है तो किसका, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ठीक है। सक्रिय रूप से अगर सहभागिता उसकी है तो श्योर है कि वो डेली उपस्थित रहेगा, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, सक्रिय है, गृह कार्य करके आएगा। और विषय वस्तु का कठिनाई स्तर तो शिक्षक के ऊपर है। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। देखो आप लोग से हमने बताया था वो कि अभिप्रेरणा दो प्रकार के, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। ऐसी प्रेरणा जो नेचुरली अंदर से निकल के आए उसको आंतरिक अभिप्रेरणा। अब चाहे आप मोटिवेट करो चाहे निंदा करो, कैसे भी करके अंदर से अगर निकल रहा है, अपने आप आ रहा है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा। अगर बाहर से कुछ दिखा के ललचवा के मोटिवेट कर रहे हो, ललचवाने से तात्पर्य किसी चीज बाहर कोई बाह्य कारक आपके व्यवहार को उत्तेजित कर रहा है या अभिप्रेरित कर रहा है, तो उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। पहला है रॉबर्ट फादर, अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो चॉकलेट जो है वो बाहर रूप से देंगे, अब वो क्या होगा, बाह्य प्रेरणा का रूप होगा। तो चॉकलेट क्या है, बाह्य प्रेरणा का रूप। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देंगे। कहानी की पुस्तक बाहर से दी जाएगी, यानी बाहर से ललचवारी, तब वो जब मोटिवेटेड हो रहा है, यानी जो कहानी की पुस्तक ये भी क्या है, बाह्य प्रेरणा का काम करेगा। यानी ये जो किताबियां देंगे वो बाह्य रूप से प्रेरित कर रहे हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरीश कुमार दावत दे रहे हैं। दावत जो देते हैं, दावत भी बाह्य रूप से मिलेगा, वो भी क्या है, बाह्य प्रेरणा या बाह्य रूप से प्रेरित करेगा। चौथा क्या है भाई, देखते हैं विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा जो होगी बाबू, इंटरनली बच्चा मोटिवेटेड होगा, वही क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बाह्य और आंतरिक दो रूप से बताए थे। तो जो बाहर से किसी चीज को दिखा कर मोटिवेटेड कर रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, तो बाह्य प्रेरणा। अंदर से उसके अंदर कुछ भर रहे हो जिससे वो अपने आप मोटिवेटेड हो, तो आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रशंसा करोगे तो अपने आप मोटिवेटेड होगा, आंतरिक। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, बीच में फिलर होना चाहिए था। तो खेल का, दिनचर्या का, बाल साहित्य का या संचार माध्यम का। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बच्चे सामाजिक रूप से खेल में ही भाग लेते हैं और उसी में एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, यानी सहा भाव का विकास, हर एक चीज उनके अंदर जो सामाजिक विकास होता है उसमें खेल का बहुत महत्व होता है। अगला, भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया गया था। तो देखते हैं पहले भारतीय बैटरी है क्या,
तो भाटिया बैटरी एक तरह का परीक्षण या प्रयोग था जो बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि से संबंधित एक प्रयोग है। इसको किए कौन थे? तो इसको किए थे चंद्रमोहन भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया। और इन्हीं के नाम पे इस प्रयोग का नाम पड़ा भाटिया बैटरी परीक्षण। कहाँ पे किया? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इन्होंने इस प्रयोग को किया। अच्छा, और यह एक प्रकार का अशाब्दिक परीक्षण था। अच्छा, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण दो प्रकार का। शाब्दिक परीक्षण में होता क्या है, बस वही पार्टिसिपेट कर सकता है, हम उसी का परीक्षण कर सकते हैं जो साक्षर हो, यानी पढ़ने लिखने में सक्षम हो। लेकिन अशाब्दिक परीक्षण में होता क्या है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उस पे वह परीक्षण किया जा सकता है। तो यह अशाब्दिक था। अशाब्दिक से तात्पर्य ऐसा है कि इसमें चित्र ऐसे बत्ती जला के सामने पर्दे पे पर्दे बना के चित्र के माध्यम से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है कि सामने वाले में कितना बुद्धि है। यानी ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था भाटिया। यानी ये पढ़े लिखे एवं बिना पढ़े लिखे, साक्षर व्यक्ति और निरक्षर व्यक्ति, हर एक पर यह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। तो भाटिया बैटरी परीक्षण किस परीक्षण के लिए जाना जाता है? तो बुद्धि परीक्षण था, बुद्धि को नापने के लिए। किसने दिया? तो चंद्रमोहन भाटिया ने दिया। कहाँ पे इस परीक्षण को किया? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। यह किस प्रकार का परीक्षण था? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि जब जीन पियाजे का पूछा था कि किस्सा है, उसमें ऑप्शन सभी को हम लोग डिस्कस किए। तो कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नोम चॉम्स्की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी आप लोग देख के आए हो, जीन पियाजे। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें अगस्ट कॉम्टे का नाम आता है। और वही अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहे तो अल्बर्ट बांडुरा, बोबोडॉल प्रयोग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 कंप्लीट हो गए। तो ये रहे आप लोग के यूपी टेट 2013 में पूछे गए प्रश्न, जिसको आज हमने डिस्कस किया। और जैसा कि आप लोग से वादा किया गया है कि ये प्रीवियस ईयर की सीरीज कंप्लीट कराई जानी है, तो आज तो आगाज हो ही गया है। अब अगली क्लास में हम लेकर आएंगे इसके अगले वाले वर्ष का प्रीवियस ईयर। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने वो लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन करे सब कर डालो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।